दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर बात करने जा रहा हूँ, जो वकीलों तथा आम आदमी दोनों को जानना ज़रूरी है। आज मेरा विषय है किसी अपराध के लिए जैसे कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो पहले कंप्लेंट या केस या परिवाद क्या है, परिवाद पत्र या शिकायत पत्र कौन फाइल कर सकता है, किस कोर्ट में फाइल होगा, कॉग्निजेंस कब लिया जाएगा और एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट कब किस धारा के अधीन होता है। खासकर ये समझना ज़रूरी है कि कोई परिवाद या कंप्लेंट सीआरपीसी के किस धारा में फाइल किया जाता है। एक बात और है कि होता क्या है यह अलग बात है, तथा कानून क्या कहता है यह एक अलग बात है। जैसे कि मैंने स्वयं देखा है कि बिहार प्रदेश में कोई भी कंप्लेंट परिवाद धारा 190 में फाइल किया जाता है, जबकि दिल्ली में धारा 200 में फाइल किया जाता है। सही क्या है इसका सटीक प्रमाण देकर मैं आगे बताने वाला हूँ। कृपया थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कृपया ध्यान से सुने, तभी पूरा समझ में आएगा कि सही स्थिति कानूनी क्या है। मैंने इस पर कई वीडियो सुना भी है जिसमें गलत बताया गया है कि पहले कॉग्निजेंस या एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस क्या होता है। कोई में कहा गया है पहले एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है, जबकि ये सही नहीं है। अब पहले मैं देखता हूँ कि परिवाद क्या है, परिवाद की परिभाषा क्या है, सीआरपीसी में क्या प्रावधान किया गया है। तो हम देखें सीआरपीसी के सेक्शन 2D में कंप्लेंट का डिफाइन किया गया है। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट with a view to taking action under this code, that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report। कहने का मतलब, जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई करने के लिए मौखिक या लिखित रूप में किया गया वह कथन है जो कि कोई ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपराध किया गया है। अब ये भी कहा गया है कि इसके अधीन पुलिस रिपोर्ट नहीं है। मतलब यह है कि पुलिस रिपोर्ट का मतलब है जो धारा 173 में पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट फाइल करता है, वह पहले से ही एफआईआर दर्ज हुए केस में होता है। फिर परिवाद या शिकायत पत्र का एक एक्सप्लेनेशन भी है कि यदि पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है और उसका रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करता है, तो वह रिपोर्ट परिवाद कंप्लेंट समझा जाएगा और इसे फाइल करने वाला पुलिस अधिकारी इसका परिवादी समझा जाएगा। परिवाद की परिभाषा हमने समझा। अब इसमें दो बात आया, परिवादी और अपराधी, दो चीज़ इसमें आया कि एक परिवादी, कोई भी कंप्लेंट में एक परिवादी और एक अपराधी होना आवश्यक है, कम से कम। ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक होना ज़रूरी है। एक परिवादी होना चाहिए और एक अपराधी कम से कम होना चाहिए। अब देखना यह है कि परिवादी भी कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध किया गया है या उसके तरफ से कोई अन्य व्यक्ति भी परिवादी हो सकता है, पर कुछ ऐसे दुखी व्यक्ति भी होता है जिसके बदले कोई अन्य व्यक्ति मामला या परिवाद दर्ज नहीं कर सकता, या कुछ मामले में कोर्ट के अनुमति से भी परिवादी बन सकता है। किसी मामला में कोई पुलिस अधिकारी या गवर्नमेंट परिवादी होता है, तो किसी मामले में कोई लोक सेवक पुलिस सर्वेंट परिवादी होता है। तो कभी कभी
किसी मामले में मजिस्ट्रेट या जज भी परिवादी हो सकते हैं। अब अपराधी भी कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जैसे कोई आम व्यक्ति जिसने किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया है, या कोई पुलिस अधिकारी या लोक सेवक अपने कर्तव्य के निर्वहन करते हुए भी अपराधी हो सकता है, या फिर मजिस्ट्रेट या जज भी अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई अपराध किया है तो वह भी अपराधी माना जाता है। अब ये समझना ज़रूरी है कि आईपीसी के अंतर्गत सारे अपराध के अपराधी पर परिवाद करने के लिए तथा उस पर कॉग्निजेंस या संज्ञान लेने के लिए सीआरपीसी में अध्याय 14 के धारा 190 से धारा 199 तक में प्रावधान किया गया है। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि परिवाद करने का जो सेक्शन है, जो केस किस सेक्शन में फाइल करें, उसके लिए एक अलग ही अध्याय दिया गया है, अध्याय 14, जिसमें धारा 190 से लेकर 199 तक में प्रावधान स्पष्ट किया गया है कि इस तरह से कंप्लेंट फाइल होगा, कहाँ संज्ञान लिया जाएगा। इसमें एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस प्रेजेंट का प्रावधान अध्याय 15 की धारा 200 में किया गया है, यह भी हम बताना चाहते हैं। और आगे की प्रक्रिया की आगे अन्य धारा का प्रावधान है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि परिवाद या कंप्लेंट धारा 190 से लेकर 199 तक की धाराओं में ही मामले की परिस्थिति के अनुसार फाइल होती है, न कि धारा 200 में। अर्थात धारा 200 में कभी भी कंप्लेंट फाइल नहीं होती। यह सही से समझें, मैं आगे प्रमाण सहित समझाने का प्रयास करूंगा। अब मैं सीआरपीसी के अध्याय 14 के धारा 190 का वर्णन कर रहा हूँ। धारा 190 कह रहा है कि मैं एक बार पढ़ देता हूँ कि इसमें साफ है, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेज बाय मजिस्ट्रेट्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास and any magistrate of the second class especially empowered in this behalf under subsection 2 may take cognizance of any offence। इसमें 3 कॉलम दिए गए हैं, सब क्लाउज दिए गए हैं ए बी सी, लेकिन इसमें 4 परिवादी का वर्णन किया गया है, चर्चा किया गया है। पहला एक देखें, अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स which constitute such offence। बी में दिया गया है अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स। सी में दिया गया है अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन ए पुलिस ऑफिसर। और एक अलग चौथा दिया गया है अपॉन हिज ओन नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। अब ये 4 तरह के जो दिए गए हैं, तो पहला दिया गया है कि अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट, मतलब यदि कोई कंप्लेंट करता है, कोई व्यथित व्यक्ति, दुखी व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन करता है, चाहे वह लिखित करे या मौखिक करे, जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वैसे कोई भी जो कॉग्निजेंस ले आता है, पहले तो फाइल किया जाता है सीजीएम ऑफिस में, जहाँ सीजीएम है, और जहाँ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है वहाँ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, वहाँ फाइल किया जाता है। तो पहला तो हुआ जो कंप्लेंट पर फाइल करेंगे। दूसरा बी में आया अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट, मतलब पुलिस रिपोर्ट यदि आता है कोई कंप्लेंट का, कोई शिकायत का, कोई अपराध का कि हाँ जी ये हुआ है, तो खासकर एफआईआर के लिए होता है। जब एफआईआर 154 धारा 154 में एफआईआर होती है और उस एफआईआर के तहत फाइनल रिपोर्ट 173 सेक्शन में फाइल करता है पुलिस, तो उसका कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट 190 के सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में लेता है। और क्लॉज सी में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है, जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी के विरुद्ध किए गए, यानी एनी पर्सन, यानी कोई व्यक्ति एनी पर्सन अपराध का परिवाद कर सकता है। किसी के विरुद्ध अपराध किया गया है, उसका कोई भी व्यक्ति
परिवाद कर सकता है। ये नहीं है कि वही करेगा तो होगा, दूसरा व्यक्ति भी परिवाद कर सकता है। ये सेक्शन में ही स्पष्ट किया गया। कोई ये नहीं है कि कोई जजमेंट इसका नया आया है तब ये शुरू हुआ है। ये CRPC 1973 के सेक्शन में ही स्पष्ट है, धारा 190 के क्लॉज C में। तो इस तरह से है। तो मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान कर सकता है, कोई भी करे उस पर मजिस्ट्रेट संज्ञान करेगा, या फिर मजिस्ट्रेट स्वयं ही अपनी जानकारी पर कि कोई अपराध हुआ है परिवादी बन सकता है और संज्ञान भी ले सकता है। ये क्लॉज C में दिया गया है। या तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो पुलिस ऑफिसर से दूसरा हो, माने पुलिस ऑफिसर नहीं हो, कोई भी अन्य व्यक्ति। साफ स्पष्ट किया गया। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अपॉन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन ए पुलिस ऑफिसर, किसी भी व्यक्ति द्वारा, पुलिस ऑफिसर को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि कंप्लेन होता है, इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। और अपॉन हिज ओन नॉलेज, ये अपॉन हिज ओन नॉलेज जो है, ये ही सब प्रयोग किया गया है मजिस्ट्रेट साहब के लिए कि यदि उनका खुद का नॉलेज होता है कोई अपराध के लिए तो वो भी स्वयं ही परिवादी बनकर उस अपराध का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब जैसा कि क्लॉज C में कहा गया है जो स्वयं परिवाद ले सकते हैं, तो हाँ, और एक चीज़ और है कि धारा 190 के सब सेक्शन 2 में यह कहा गया है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी संज्ञान लेने के लिए उपधारा के तहत धारा 1 के तहत सशक्त कर सकता है। अब साधारणतया प्रक्रिया संहिता CRPC के धारा 190 के तहत यह होती है कि जैसा भी परिवाद या कंप्लेंट या पुलिस रिपोर्ट जो धारा 173 के अधीन पुलिस फाइल करती है, किसी FIR के तहत उस रिपोर्ट या परिवाद लिखित हो या मौखिक सबका संज्ञान मजिस्ट्रेट धारा 190 में लेती है। अब यहाँ एक बात और है कि मजिस्ट्रेट संज्ञान लें या न लें, या पुलिस कंप्लेंट या पुलिस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दें, या वह संज्ञान लेकर अपने पास धारा 200 में गवाही का परीक्षण करने के लिए रखें और ट्रायल सुने, या उस परिवाद या रिपोर्ट को कॉग्निजेंस लेने के बाद, जैसा कि एक धारा 192 में लिखा गया है, मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मजिस्ट्रेट्स, इसमें कहा गया है जो एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू एनी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। इसमें 192 में साफ स्पष्ट किया गया है कि कोई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जहाँ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वहाँ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद, ये नहीं है कि कॉग्निजेंस लेने से पहले, आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, कॉग्निजेंस लेने के बाद उस केस को किसी अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के सामने जांच या ट्रायल के लिए भेज सकते हैं। अर्थात धारा 200 में गवाही लेने के लिए या आगे ट्रायल करने के लिए दूसरे मजिस्ट्रेट के पास, अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के पास भेज सकते हैं। यह उनका विवेकाधिकार है, डिस्क्रिशनरी पावर है, जो उनके डिस्क्रिशन में आता है कि वो क्या करें, या तो भेजें या अपने पास रखें। क्योंकि यहाँ मे शब्द का यूज किया गया है, 190 धारा 190 में मे शब्द का यूज किया गया है, जैसा कि कहा गया है मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। अब ये देखना है मजिस्ट्रेट के पास एक और ऑप्शन है कि यदि उसे लगता है कि परिवाद का अपराध ऐसा संज्ञेय प्रकृति का है, मतलब ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस उस परिवाद में हुआ है कि इसकी जांच पुलिस अधिकारी से करवानी चाहिए, तो वह उस परिवाद को धारा 156(3) के तहत पुलिस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज सकती है। धारा 156 भी समझें तो यह है कि इसमें पुलिस अधिकारी को कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के अन्वेषण करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है।
इसी धारा के क्लाउज 3 में दिया गया है कि एनी मजिस्ट्रेट इम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज एबव मेंशन। अब एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहले धारा 190 या अन्य संज्ञान धारा अन्य में संज्ञान लिया जाता है या धारा 200 में एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस किया जाता है, अर्थात जांच किया जाता है। तो देखें, इसके लिए पहले हमको बहुत स्पष्ट रूप से दिया हुआ है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। धारा 191 इसमें कहा गया है ट्रांसफ़र ऑन एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज्ड व्हेन ए मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लाउज सी ऑफ सबसेक्शन 1। ये बहुत ध्यान देने की योग्य है बातें हैं कि अंडर क्लाउज सी में जो धारा 190 के क्लाउज सबसेक्शन 1 के क्लाउज सी में जो दिया गया है उसमें मेन ये दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है परिवाद, या खासकर जज साहब मजिस्ट्रेट साहब स्वयं अपनी जानकारी पर सुओ मोटो किसी केस का संज्ञान खुद परिवादी बनकर उसका संज्ञान ले सकते हैं। तो वही कहा 190, द एक्यूज शैल बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन बी इन्फॉर्म्ड दैट ही इज इंटाइटल्ड टू हैव द केस इंक्वायर्ड इनटू और ट्राइड बाय अनदर मजिस्ट्रेट। अब इसमें यह कहा कि यदि जज साहब खुद, स्पष्ट बात है कि कोई जज ही स्वयं, कोई मजिस्ट्रेट स्वयं परिवादी बनता है और वही कॉग्निजेंस लेता है, इस स्थिति में यदि ट्रायल भी वही करता है, कंप्लेनेंट की जांच भी वही करता है, गवाही भी कोई वही लेता है, तो हो सकता है कि उससे वो जो केस है उसमें उसको अपराधी को न्याय न मिल पाए। हो सकता है कि मजिस्ट्रेट इंटरेस्टेड हो उस केस से और उसमें सज़ा उसको पक्का कर दे, भले ही उसकी गलती न हो। ये सब देखते हुए धारा 191 में प्रावधान किया गया है कि यदि मजिस्ट्रेट खुद कॉग्निजेंस लेता है किसी केस का, तो उसको कॉग्निजेंस लेने के बाद उस केस में कंप्लेनेंट ऑफ विटनेस और कंप्लेनेंट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस या एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट जो धारा 200 में प्रावधान किया गया है वह तब तक नहीं करेगा जब तक उसको सम्मन दे के बुला नहीं लेता कोर्ट में, अपराधी को जब तक बुलाया नहीं जाता। चूँकि ये इसके इंटरेस्ट की बात है कि जज को खुद इंटरेस्ट हो सकता है इसमें और इससे अन्याय हो सकती है, इसलिए धारा 191 का प्रावधान किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें ही यह साबित होता है कि पहले कॉग्निजेंस लिया जाता है, न कि पहले कंप्लेनेंट का गवाही या एग्जामिनेशन होता है। क्योंकि यदि ये होता तो धारा 191 में यह नहीं लिखा जाता कि पहले कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ले लेगा, उसके बाद उसको सम्मन करेगा और सम्मन के बाद ही जांच या ट्रायल होगा। तो इसलिए पहले उसको अपराधी को अधिकार दिया गया है कि यदि वो चाहे तो उस केस को दूसरे जज साहब के सामने ट्रांसफ़र कर सकता है, करवा सकता है और उसका एप्लीकेशन लगा सकता है। इसीलिए इस धारा 191 का प्रावधान किया गया है। लेकिन इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पहले कॉग्निजेंस लिया जाता है, तभी बाद में एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट या विटनेस होता है। अब देखिए, इससे स्पष्ट हो ही गया कि संज्ञान पहले होता है। अब संज्ञान क्या होता है ये ध्यान देने की चीज़ है। इसमें एक पूजा कुमारी एंड अदर्स वर्सेज कमल नैन कौर, ये जजमेंट है जो 19/11/2019 को आया है। ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का है। इसमें कहा गया है, When on receiving a complaint, the magistrate applies his mind for the purpose of proceeding under section 200 and the succeeding sections in chapter 15.
ये स्पष्ट उसमें दिया गया है। इसका साफ मतलब हुआ कि मजिस्ट्रेट को जब कोई कंप्लेंट मिलता है तो वह पहले अपना माइंड अप्लाई करता है कि वह केस बनता है या नहीं बनता है, सही प्राइमा फेसी सही केस है या नहीं है, इस बात पर वह ध्यान देता है। जो ध्यान देता है पहली बार उसी को कहा जाता है कॉग्निजेंस। पहली बार जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध के परिवाद पर ध्यान देता है कि हाँ ये अपराध के तहत परिवाद बनता है या नहीं बनता, यदि बनता है या नहीं बन जो भी होता है तो वही ध्यान देना होता है। और यदि उसको लगता है प्रिमा फेसी केस बन रहा है तो वह धारा 200 के तहत परिवादी का एग्जामिनेशन करने के लिए और एविडेंस यदि है तो लेने के लिए और गवाह लेने के लिए वह तत्पर होता है, अग्रसर होता है। तो साफ स्पष्ट लिखा है इसमें, इससे स्पष्ट होता है कि पहले कॉग्निजेंस ले आता है। यदि कॉग्निजेंस उसको लगा, माइंड अप्लाई किया मजिस्ट्रेट, यदि उसको लगा कि हाँ जी अपराध बन रहा है तो वह धारा 200 सेक्शन में जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो इस तरह से यह भी स्पष्ट हो जाता है। अब मैं धारा 193 देखना चाहता हूँ, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। इस संहिता में धारा 193 में कहा गया है कि इस संहिता में या कोई और विधि द्वारा उपबंधित के सिवाय कोई सेशन न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जब तक उस मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्द नहीं किया जाता है। अब यहाँ एक चीज़ है कि साधारणतः कोई भी सेशन जज जो हैं पहले केस का संज्ञान नहीं, किसी परिवाद का संज्ञान नहीं लेते हैं जब तक कि किसी CRPC में या किसी अन्य विधि में स्पष्ट रूप से उस अपराध के लिए सेशन जज में जाने के लिए उपबंधित नहीं है। जनरली जो केस फाइल होता है, परिवाद फाइल होता है, वह CJM के कोर्ट में या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ही फाइल होता है, सेशन कोर्ट में नहीं जाता है। यही ये कहते हैं सुपुर्द, जब मजिस्ट्रेट कोर्ट सुपुर्द करता है किसी केस को कि ये सेशन मामला है तो उसको वो सुनते हैं। ये थोड़ा सा सेक्शन है। अब धारा 194 में कहा गया है कि अपर और सहायक सेशन न्यायाधीश उन मामले का विचारण करेगा जिसे हाई कोर्ट या सेशन न्यायालय उसके हवाला करे। अब ये भी एक थोड़ा सेक्शन है, इसमें भी यही कहा गया है कि अपर सेशन न्यायाधीश या सेशन न्यायाधीश जो भी है वह या तो हाई कोर्ट उनको कोई हवाला करे केस, या सेशन न्यायालय जो है वो हवाला करें, तभी उस केस को सुनेंगे, अन्यथा नहीं सुनेंगे। अब हम महत्वपूर्ण चीज़ है जो आगे देख रहा हूँ, धारा 195 से लेकर 197 में इसमें अलग अलग प्रकार के अपराध और परिवादी का उल्लेख किया गया है। धारा 195 में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 172 से 188 तक की धाराओं जिसमें लोक सेवक द्वारा निकाले गए कोई आदेश की अवहेलना करने पर किया गया परिवाद है, जो संबंधित लोक सेवक या उसके अधीनस्थ द्वारा परिवाद करने पर संज्ञान लेने का प्रावधान है। जैसा कि कहा गया है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 172 to 188 एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट कंसर्न। कहने का मतलब कि धारा 195 स्पष्ट करता है कि कोई भी ऐसा अपराध होता है जो कि पब्लिक ऑफिसर द्वारा कोई आदेश निकाला गया है, जो IPC में प्रावधान किया गया है 172 से लेकर 188 तक, यदि उसका कोई अवहेलना करता है तो उसके लिए जो परिवाद होगा, उस अपराध के लिए जो कंप्लेंट फाइल होगा, वह या तो उस लोक सेवक द्वारा या उससे कंसर्न कोई अधीनस्थ लोक सेवक हो उसी के द्वारा ही फाइल किया जाएगा, अन्यथा दूसरे व्यक्ति के द्वारा वह केस फाइल नहीं किया जाएगा। या उसका कॉग्निजेंस मेन है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, तो कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा उस परिवाद का जब तक कि वह उस पब्लिक सर्वेंट द्वारा फाइल न किया गया हो। फिर आगे 195 सेक्शन में भी देखें, धारा 195
1B में कहा गया है कि यदि किसी कोर्ट का अपमान होता है या किसी कोर्ट में कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट फाइल करने के बारे में संज्ञान करता है, वह कोर्ट या उसका अधीनस्थ कोर्ट के लिखित परिवाद पर ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब 195 में भी यही बात कहा गया कि कोई स्पेशल अपराध यदि ऐसा है जिसमें किसी कोर्ट का अपमान किया गया है, किसी जज का अपमान किया गया है, मजिस्ट्रेट का अपमान किया गया है, या उस कोर्ट में कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट फाइल किया गया है जो आगे साबित होता है कि डॉक्यूमेंट फोर्ज है, उसके आधार पर उसको सुनवाई करना अनुचित है और वो डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो जो धारा 472, 73 लगता है, धारा 463, 64 लगता है, जो डॉक्यूमेंट के लिए अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता में प्रावधान किया गया है, तो उसके तहत जो केस फाइल होगा सो स्वयं जज साहब करेंगे। जज साहब उसमें परिवादी बनेंगे, तभी वह कोई कोर्ट कॉग्निजेंस उसका लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। फिर धारा 196 में आए। धारा 196 में कहा गया है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 153A और 295A ETC ऑफ IPC एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ ये कहा गया है कि कोई कोर्ट ऐसे अपराध के लिए संज्ञान नहीं लेगा जो धारा 153 या 295 के लिए IPC में प्रावधान किया गया है, उसके लिए कोई कॉग्निजेंस नहीं लेगा। यदि कोई दूसरा आदमी कोई भी केस करता है जो बिना सैंक्शन के, या तो गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, बिना सैंक्शन के ये केस फाइल नहीं होगा, उसका संज्ञान कोई कोर्ट नहीं लेगा, अर्थात उससे संबंधित अपराध का संज्ञान कोई भी मजिस्ट्रेट नहीं लेगा। तो अब एक और सेक्शन देख लें, धारा 197। इसमें भी कहा गया है कि व्हेन एनी पर्सन हु इज और वाज ए जज और मजिस्ट्रेट और ए पब्लिक सर्वेंट नॉट रिमूवेबल फ्रॉम हिज ऑफिस with the sanction of the government is accused of any offence alleged to have been committed by him while acting in the discharge of his official duty, no court shall take cognizance of such offence except with the previous sanction of the appropriate government। अर्थात यदि अपराधी ऐसा है जो कोई मजिस्ट्रेट या जज है या कोई लोक सेवक है जो बिना सरकार के अनुमति से पद से नहीं हटाया जा सकता, अपने पद से उसको नहीं हटा सकता है बिना सरकार की अनुमति से, वह अपने पद पर यदि रहते हुए ऐसा अपराध करता है तो उसके विरुद्ध परिवाद पर कोई कोर्ट तब तक संज्ञान नहीं लेगा जब तक सरकार से अनुमति न ले ली गई हो। अब एक बात ध्यान देने की है कि किसी भी धारा में ये नहीं दिया गया है कि नो कोर्ट शैल टेक एविडेंस और इंक्वायर एनी कंप्लेनेंट और विटनेस as provided the matter under section 200 without the sanction of the government। तो कहने का मतलब ये है, जो धारा 195 से लेकर 197 तक सारे में जो कॉग्निजेंस लेने का पहले व्यवस्था किया गया है कि कॉग्निजेंस लेगा लेकिन बिना उसकी अनुमति से नहीं, बिना उसके परिवाद पर नहीं, बिना सरकार की सहमति के नहीं, कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। ये नहीं कहीं कहा गया है कि बिना सहमति से एविडेंस नहीं लिया जाएगा, बिना सरकार के परमिशन के एविडेंस नहीं लिया जाएगा, या बिना उस पब्लिक सर्वेंट के कंप्लेन के गवाही नहीं ली जाएगी, कंप्लेनेंट का परीक्षण नहीं किया जाएगा, बल्कि ये कहा गया है कि कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले कॉग्निजेंस लिया जाता है, कोई भी केस में पहले कॉग्निजेंस की ही चर्चा होती है और जो पूरा चर्चा धारा 190 से लेकर 199 तक जो है वो किया गया है, जो अध्याय 14 में आता है। कहीं भी उसमें ये नहीं कहा गया है कि कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं, कोई भी कोर्ट बिना उसके किसी बात के एविडेंस नहीं लेगा या कंप्लेंट का गवाही नहीं लेगा।
इससे यह स्पष्ट होता है कि पहले कॉग्निजेंस लिया जाता है, किसी भी केस में पहले कॉग्निजेंस लिया जाता है, पहले संज्ञान लिया जाता है। यदि संज्ञान में जज को लगता है कि हाँ ये केस सही बना है, तभी उस पर धारा 200 के अंतर्गत गवाही में ली जाती है, जो कंप्लेंट की एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है या और भी गवाह यदि हैं तो उसको लिया जाता है। जो अध्याय 15 में धारा 200 से लेकर आगे भी जो सेक्शन है वो पूरा उसका कार्यवाही के लिए दिया गया है, जो 200 से शुरू होता है। तो अब एक चीज़ देखें, अब ये स्पष्ट हो गया कि पहले कॉग्निजेंस लिया जाता है, तभी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस या एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट होता है। इतना बात साफ हो गया इतनी धारा से। सिर्फ धारा से कोई ये नहीं है कि कोई जजमेंट है, फलना है चिलना, कुछ नहीं। जजमेंट तो है ही, बहुत जजमेंट है इस पर जो पहले कॉग्निजेंस लेता है, लेकिन धारा में ही स्पष्ट है, सेक्शन में ही CRPC का 190 से लेकर 197 तक में स्पष्ट हो रहा है कि पहले कॉग्निजेंस लिया जाता है, फिर गवाही होगी कंप्लेनेंट की या किसी और की। अब धारा 198 देखें क्या है। धारा 198 में कहा गया है कि विवाह संबंधी मामलों में अपराध का संज्ञान व्यथित व्यक्ति अर्थात जिसे उस अपराध से दुख पहुंचा है उसके परिवार पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। अब इसमें भी यही बात आया कि संज्ञान लिया जाएगा। ये नहीं आया कि संज्ञान तो बाद में होता है, पहले जो कंप्लेनेंट का परीक्षण होगा या उसका गवाही का परीक्षण होगा, ये बिना व्यथित व्यक्ति के अपराध पर नहीं होगा। ये नहीं आया है, बल्कि ये आया है कि व्यथित व्यक्ति के अपराध पर ही संज्ञान लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। फिर इसका अपवाद भी है, एक ये भी समझना ज़रूरी है लोगों को कि कुछ मामले में यदि व्यथित व्यक्ति नहीं आ सकता है, वो अशक्त है, अल्पायु है या पागल है या घर से निकलने योग्य उसकी अनुमति नहीं है, जो ऐसा वहाँ का व्यवस्था है कि वो घर से बाहर कोई औरत है, पर्दानशीन स्त्री है, नहीं निकल सकती है, तो न्यायालय की अनुमति से उस पर कोई भी परिवाद ला सकता है। या जहाँ कोई व्यक्ति आर्मी में काम करता है और उसे छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो वैसी स्थिति में यदि उसका प्रमाण उसका जो ऊपर का अधिकारी होता है वो देता है, तो फिर उस जो आर्मी जो व्यथित व्यक्ति है उसके चयन पर जिसको वह नियुक्त करे वह उसके बदले में परिवाद ला सकता है। धारा 198(1) में IPC की धारा 498(a) के अधीन अपराध के लिए पुलिस रिपोर्ट पर व्यथित व्यक्ति द्वारा या उसके पिता, माता, भाई, बहन आदि द्वारा या न्यायालय की इजाज़त से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा परिवाद किया जा सकता है। अब ये है धारा 498 में जो खासकर क्रुएल्टी के लिए केस होता है, जो पत्नी पर पति क्रुएल्टी किया है उसके आधार पर केस होता है। तो इसमें धारा 198 में CRPC में प्रावधान किया गया है कि ये व्यक्ति सब व्यथित जो पत्नी है वही केस करेगी, या यदि वो किसी भी कारण से नहीं आ सकती है, कम एज की है या सही नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो उस स्थिति में उसके माता पिता, भाई बहन जो भी है या न्यायालय के अनुमति से और भी कोई भी अन्य व्यक्ति कर सकता है। कहने का मतलब परिवाद करने का इसमें दिया गया है कि परिवाद कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। धारा 199 में देखें, इसमें मानहानि के लिए व्यथित पक्षकार द्वारा परिवाद फाइल करने पर ही कोर्ट संज्ञान लेगा, अन्यथा नहीं। हर सेक्शन में संज्ञान की ही चर्चा हो रही है कि ये व्यक्ति यदि केस फाइल करेगा, तो जैसे मानहानि का केस है तो इसमें धारा CRPC के धारा 199 में स्पष्ट किया गया है कि यदि मानहानि से संबंधित कोई केस होता है तो इसके लिए जो व्यक्ति व्यथित है मानहानि से वही केस करेगा तो कोर्ट संज्ञान लेगा। फिर ये नहीं कहा गया कि वही यदि केस करेगा तो गवाही ली जाएगी, उसके बाद संज्ञान ली जाएगी, ये नहीं कहा गया। पहले संज्ञान लिया, मतलब साफ स्पष्ट होता है कि पहले संज्ञान ही लिया जाता है, फिर कोई गवाही ली जाती है। इसमें भी जो अपवाद हैं वो लागू होते हैं कि यदि वो आने में सक्षम नहीं है तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी जज साहब की परमिशन से आ सकता है, परिवादी बन सकता है।
अब एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है कि धारा 199 के तहत ही सेशन न्यायालय को लोक अभियोजक द्वारा परिवाद फाइल करने पर बिना मामला सुपुर्द किए ही संज्ञान लेने का अधिकार है। यदि अपराध भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संघ या राज्य की मंत्री या कोई संबद्ध लोक सेवक के उसके पद पर रहते हुए उसके आचरण के संबंध में किया गया है, यदि ऐसा कोई अपराध है जो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इन सबके खिलाफ कोई जब वो पद पर थे तब उनके आचरण पर कोई अपराध किया है, कोई आदमी उसके विरुद्ध अपराध किया है, तो उसका केस सीधा सेशन जज में फाइल होगा, जो उसका लोक अभियोजक फाइल करेगा। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो उस केस को सीधा सेशन जज में फाइल करेगा, ना कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल करेगा। तो ये एक व्यवस्था दिया गया बड़ा अच्छा। और तभी वो संज्ञान, इसमें भी आया है वही कि तभी वह संज्ञान लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। जब तक लोक अभियोजक स्वयं फाइल नहीं करेगा इस मानहानि के लिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल इन सब के अपमान के लिए लोक अभियोजक ही फाइल कर सकता है, तभी इसका संज्ञान लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा। और वो भी जो है एक चीज़ और है कि वो भी 6 महीने के अंदर, मैं बता रहा हूँ थोड़ा देख के क्या है इसमें, 6 महीने, वो भी यदि 6 महीना के अंदर ही वो केस लोक अभियोजक फाइल कर सकता है। यदि 6 महीना ज़्यादा बीत जाता है तो फिर उस केस का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। तो हर जगह संज्ञान की ही बात हो रही है। मतलब है पहले संज्ञान होता है, कोई भी केस से पहले संज्ञान होता है, फिर उसके बाद धारा 200 में कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन और गवाही का एग्जामिनेशन होता है, फिर ट्रायल आगे चलता है, आगे सेक्शन में चलता है, जो कि अध्याय 15 के धारा 200 से शुरू होती है तथा उसके बाद अन्य में जाता है। इससे पता चलता है कि जिससे पता चलता है कि अपराध हुआ है तो वह धारा 203 में, अब ये देखना है कि अध्याय 15 में जब धारा 200 में ये जांच कर लिया जाता है मजिस्ट्रेट द्वारा या जज द्वारा, जो भी हैं, कि गवाही कंप्लेनेंट का गवाही लेके एग्जामिन करके और विटनेस का एग्जामिन करके यदि कोई है, तो इससे पता चलता है जज साहब को, मजिस्ट्रेट साहब को, कि हाँ जी ये अपराध बनता है या फिर नहीं बनता है। यदि बनता है अपराध तो उसको धारा 204 में प्रावधान है कि उसको सम्मन दिया जाएगा, सम्मन दे के अपराधी को बुलाया जाएगा और फिर ट्रायल चलेगी। यदि अपराध नहीं बनता है तो फिर उसके लिए धारा 203 में ही प्रावधान है कि उस परिवाद को जज साहब या मजिस्ट्रेट साहब जो भी हैं वो खारिज कर देंगे कि ये अपराध नहीं बनता है, ये परिवाद झूठा है, और अपराधी को नहीं बुलाएंगे। लेकिन यदि अपराध बनता है तो 204 में सम्मन दे के उसको, अपराधी को बुलाया जाएगा और ट्रायल चलेगा। तो इस तरह प्रोसीडिंग चलती है। तो मेरा कहना यह है कि परिवाद धारा 190 में फाइल होता है, न कि धारा 200 में। यह स्पष्ट रूप से साबित हो चुका है इसलिए यह हर वकीलों को और लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि कोई भी यदि परिवाद फाइल करते हैं तो धारा 190 से ही शुरू होता है फाइल करने का, जबकि 200 में जो भ्रांतियाँ फैली हुई है, जो धारा 200 में कंप्लेंट फाइल होता है, यह कभी फाइल नहीं होता है। वह एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस के लिए है, न कि कोई परिवाद फाइल करने के लिए। धन्यवाद।